अगला आर्टिकल है न्यायिक कसौटी पर संसद का निर्णय। दैनिक जागरण का न्यायिक कसौटी पर संसद का निर्णय। तो संसद का कौन सा निर्णय आ गया है जिसको न्यायिक कसौटी पर कसना चाहिए? एक बार फिर से संविधान के अनुच्छेद 370 वही है जो कि अस्थायी प्रावधान करता था जम्मू कश्मीर के बारे में, जिसको 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत उसको रद्द कर दिया गया। 370 के कुछ प्रावधान को रद्द कर दिया गया और वहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। तो एक बार फिर से संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण की वैधता है, उसको जो हटा दिया उसकी वैधता का मुद्दा चर्चा में है। देखिए इसको 370 को हटाने पर राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई पहला, और केंद्र सरकार के 1000 के लगभग कानून जो हैं जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे वो सब लागू हुए, जिससे वहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक न्याय स्थापित किया जा सका। और देश की सीमा सुरक्षा, जो आतंकवादी वाली घटनाएं होती थी उन सबसे सुरक्षा के लिए 370 का हटना बहुत ही ज़रूरी था। वहाँ पे पत्थरबाजी की घटनाएं होती थीं, वहाँ पे विद्यालय, विश्वविद्यालय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं थीं। इन सब के लिए इसका हटना ज़रूरी था। जम्मू कश्मीर से में सालों से वहाँ पे जो लोग जा कर के रहा करते थे, वहाँ पे काम किया करते थे, लेकिन उनको जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में नौकरी करने का अधिकार नहीं था। लोग वहाँ पे जा कई सालों से रह रहे थे, लेकिन उनको वहाँ पे नागरिकता प्रदान नहीं की गई थी। 1990 के दशक में वहाँ से 5 लाख कश्मीरी पंडितों को मार मार करके भगा दिया गया था, उनको न्याय नहीं मिल सका था। वहाँ पे एकदम अस्थिर का माहौल था। और जब 370 को हटा दिया गया तो पिछले साल की बात है, 2022 की बात है, जम्मू कश्मीर में 1,80,00,000 पर्यटन गए, जो कि एक रिकॉर्ड था। तो इन सब को देखते हुए 370 का हटना ज़रूरी था। भारत सरकार ने उसको हटाया, बहुत ही प्रशंसनीय कदम था। लेकिन फिर भी उसकी वैधता को लेकर के मुद्दा चर्चा में है। अब जो देश के गद्दार हैं, देश के आतंकवादी किस्म के लोग हैं, जो उग्रवादी किस्म के लोग हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो तथाकथित सेकुलरिज्म के सिद्धांत को मानते हैं, वो सारे लोग, वो सारे बुद्धिजीवी जो हैं, तथाकथित बुद्धिजीवी, वो लोग इस पे अड़ंगा बार बार लगा रहे हैं और फिर से कोर्ट में जा कर के ऐसी बातें कर रहे हैं कि निराकरण का मुद्दा की वैधता का मुद्दा चर्चा में है। उच्चतम न्यायालय में इस पर हो रही सुनवाई पर कई विश्लेषकों और वादी पक्ष का यह दावा है कि सरकार का इस अनुच्छेद को अप्रभावी बनाने का निर्णय संविधान से सुसंगत नहीं था और इस आधार पर जम्मू कश्मीर को संघ शासित क्षेत्रों में बांटना अवैध था। देखिए, भारत एक संप्रभु राज्य है, पहली बात। इसका मतलब होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मुद्दों में कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। संविधान में आर्टिकल 368 भी लिखा हुआ है, जिसके तहत जो भारत की संप्रभु संसद है वो संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है। 1973 के केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय की 13 जजों की पीठ में से 7-6 के फैसले में ये निर्णय दिया गया था कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, चाहे प्रस्तावना हो, मूल अधिकार हो, कोई भी प्रावधान हो, उसमें संशोधन कर सकती है। और संशोधन का अर्थ 3 होता है कि संविधान में कुछ नई बातों को जोड़ देना, या कुछ मॉडिफिकेशन कर देना, या कुछ चीज़ों का निरसन या समाप्ति कर देना। तो 370 के कुछ प्रावधान को समाप्त कर दिया, तो ये संसद के 368 के अधिकार क्षेत्र के अधीन था और उसको जम्मू कश्मीर राज्य को 2 पार्टों में बांट देना, जो संविधान का आर्टिकल 3 है, संविधान का अनुच्छेद 3, वो कहता है कि संसद विधि बना करके किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकती है, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य को तोड़ करके कई राज्यों में बांट सकती है, या कुछ राज्यों को जोड़ करके एक राज्य बना सकती है। ये सारे कृत्य जो हैं भारतीय संसद कर सकती है, और वो भी 368 के अधीन नहीं, साधारण बहुमत के अधीन। तो साधारण बहुमत से जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसमें किसी प्रकार की अवैधता का प्रश्न क्यों उठना चाहिए? लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, कुछ लोगों को खुश करने के चलते सुप्रीम कोर्ट में ऐसे वाद लगाए जाते हैं। उनका दावा है, अब बहुत सारे तर्क वितर्क करें उससे फ़ायदा क्या? देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, विकास को सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी कदम भारतीय संसद उठाए वो अच्छा है, नेक है, नैतिक है।
उनका दावा है कि अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति का निर्णय लेने की शक्ति है। कि अनुच्छेद 370 में कुछ भी बात करना होगा तो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति का निर्णय लेने की शक्ति है। अब जब संविधान सभा ये नहीं है तो भाई जम्मू कश्मीर की संविधान सभा बनी, जम्मू कश्मीर का संविधान बना, फिर वहाँ का संविधान सभा भंग हो गया। जम्मू कश्मीर का संविधान सभा बना भारत की संसद या भारत के जो सरकार है उसकी मतलब उसकी रजामंदी से बना। अब भारत की ही सरकार की रजामंदी से, भारत की संसद संप्रभु संसद की रजामंदी से उसको हटा दिया गया, तो उसमें क्या अवैध है? संविधान सभा जो बनी थी वो तो हट गई, अब फिर से नया संविधान सभा गठित करें, उससे पूछें, बकवाह बात कहाँ करते हैं। भारत की संसद तो है जो अपने आप में जम्मू कश्मीर से भी बड़ी संविधान सभा पहले थी। आज की संसद की पूर्व पीठिका वो भारत का संविधान सभा ही था। तो अगर उसने निर्णय लिया है कि 370 को एब्रोगेट किया जाए तो कर दिया, आर्टिकल 3 के अधीन उसको 2 पार्ट में बांटा जाए तो बांट दिया, इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए। सिफारिश पर ही राष्ट्रपति का निर्णय लेने की शक्ति है और चूंकि संविधान सभा का 1957 में ही विघटन हो गया था, इसलिए अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्राविधान बन गया। ये तो कोई तर्क नहीं, तो कुतर्क हो गया, कुतर्क। ऐसी स्थिति में 2019 में राष्ट्रपति ने जो आदेश जारी किए थे उसे संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। मूर्ख है जो ऐसे कह रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 370 संविधान के भाग 21 में है जिसका शीर्षक अस्थायी, देखिए अस्थायी प्रावधान है यह, कि सरकार जब चाहे उसको हटा सकती है। अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 370 का शीर्षक है जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान। देखिए 370 का शीर्षक क्या है? जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान, यानी कि भारत का राष्ट्रपति, भारत की संसद जब चाहे उसको हटा सकती है, क्योंकि ये अस्थायी प्रावधान है तो हटा दिया। इस अनुच्छेद के खंड 3 में एक सार्थक प्रावधान यह है कि राष्ट्रपति इस अनुच्छेद को अप्रभावी बनाने के लिए एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी कर सकते हैं। बस 370 के ही क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति इस अनुच्छेद यानी 370 अनुच्छेद को अप्रभावी बनाने के लिए एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी कर सकते हैं। लेकिन इसके परंतुक में उल्लेख है कि जम्मू कश्मीर का संविधान सभा की सहमति आवश्यक होगी। संविधान सभा है ही नहीं तो आवश्यक कहाँ से होगा? तो वहाँ के राज्यपाल की संस्तुति ले लिए। राज्यपाल ने कह दिया कि हाँ भैया हटाओ, राष्ट्रपति हटा दिया। प्रश्न यह है कि जब संविधान सभा विघटित हो गई है तब इस परंतुक का प्रभाव नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन क्या इस आधार पर इस अनुच्छेद के अर्थपूर्ण भाग को भी अप्रभावी बनाया जा सकता है? अगर ऐसा होगा तो संविधान के अर्थपूर्ण उपबंधों की विश्वसनीयता के संदिग्ध हो जाने की आशंका होगी। अतः इस पर न्यायालय द्वारा अवश्य ही विचार किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश ने एक अहम मुद्दा उठाया है कि संविधान सभा संसद और सर्वोच्च न्यायालय की तरह कोई अस्थायी संस्था नहीं है जो उससे पूछा जाएगा। तो अस्थायी संस्था है। संसद अस्थायी संस्था है, सर्वोच्च न्यायालय अस्थायी संस्था है। तो संसद फैसला करेगी, सर्वोच्च न्यायालय फैसला करेगा। संविधान सभा एक अस्थायी संस्था होती है तो उससे फैसला कैसे लेंगे, उसका रिकमेंडेशन कैसे लेंगे? किसी भी संविधान सभा का जीवन अनिश्चित नहीं हो सकता। किसी भी संविधान सभा का जीवन अनिश्चित नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर संविधान सभा का गठन एक विशेष उद्देश्य के लिए किया गया था, जो उद्देश्य जम्मू कश्मीर के संविधान का मसौदा तैयार करना था। जम्मू कश्मीर संविधान बनने के बाद उसका कार्य पूरा हो गया। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से पहले संविधान सभा की सिफारिश को आवश्यक बनाने वाले इस प्राविधान का कोई अनुप्रयोग नहीं है। यदि प्राविधान समाप्त हो जाता है तो निश्चित रूप से 370 में खंड 3 का मूल भाग बना रहेगा। प्रश्न है कि क्या संविधान सभा के विघटन के बाद अनुच्छेद 370 स्वतः अस्थायी उपबंध बन गया? ऐसी कोई बात संविधान में उल्लिखित नहीं है।
कि कोई भी उपबंध स्वतः अपने स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है। उसका हेडलाइन ही है संक्रमणकालीन अस्थायी प्राविधान। इसका अर्थ यह भी है कि संसद यानी विधायिका को ही ऐसी शक्ति होनी चाहिए क्योंकि वही भारत की संसदीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च है और ऐसे किसी भी कार्य के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता भी होगी। वादी पक्ष के वकील कपिल सिब्बल का यह कहना भी अनुचित है कि 370 हटाने का फैसला जनमत संग्रह से होना चाहिए। काहे जनमत संग्रह? जम्मू कश्मीर भारत का भाग है, भारत का मुकुट है, सिरमौर है। जनमत संग्रह क्यों? भाई जम्मू कश्मीर से भी तो प्रतिनिधि आए हैं यहाँ पर संसद में। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी इस बात से असहमति जताते हुए कहा कि हमारे संविधान के तहत जनमत संग्रह की कोई जगह नहीं है। जनमत संग्रह जो होता है वो होता है स्विट्ज़रलैंड में, अमेरिका में, यहाँ सब होता है। भारत में ऐसी व्यवस्था है ही नहीं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की स्थिति अन्य राज्यों के राज्यपालों से भिन्न रही है और उसे मूलतः सदर रियासत स्वीकार किया गया था। भारत के साथ एकीकृत होने और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद उसे राज्यपाल कहा गया था। ऐसे राज्यपाल को तब शक्तियां मिल जाती हैं जब जम्मू कश्मीर विधानसभा नहीं हो। इसी आधार पर 2019 में जम्मू कश्मीर सरकार के रूप में राज्यपाल से सहमति लेकर केंद्र द्वारा राज्य को संघ शासित क्षेत्र बदलने का निर्णय लिया गया था। पूरा संवैधानिक है। जम्मू कश्मीर का विलय पत्र के आधार पर अर्जन किया गया था और फिर संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में उसका प्रवेश कराया गया। इस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी नए राज्य के प्रवेश या स्थापना के लिए नियमों और शर्तों का निर्धारण संसद का विवेकाधिकार है। तो संसद ने इसी विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए उसको भारत में मिला लिया अच्छे पूरी तरीके से, जिसके लिए वह विधि बना सकता है। जम्मू कश्मीर को नए राज्य के रूप में स्थापित करने और पहली एवं चौथी अनुसूची में आवश्यक संशोधनों के बाद वह पूरी तरह भारत के राज्य क्षेत्र का अभिन्न अंग बन गया था। ऐसी स्थिति में राज्यों के लिए विशेष उपबंधों के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए कई अतिरिक्त सुविधाएं भी शामिल हैं, लेकिन इससे संसद की शक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। जम्मू कश्मीर को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल करने का निर्णय राष्ट्रपति ने संसदीय स्वीकृति के तहत ही लिया था। संविधान के सभी उपबंध भारत की जनता द्वारा समर्थित और अधिनियमित हैं और संविधान ने ही विधि निर्माण के लिए संसद को सर्वोच्च संस्था बनाया है। उसकी सर्वोच्चता इस रूप में भी सिद्ध होती है कि अनुच्छेद 122 में संसदीय कार्यवाहियों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप रोका गया है। ऐसे में यदि हम संसद की विधि निर्माण की शक्तियों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो यह भारत में लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। संविधान सभा की अनुशंसा का उपबंध जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया था ताकि भारत की सामरिकता प्रभावित न हो और देश अखंड बना रहे। यह तत्कालीन परिस्थितियों की मांग थी। भारत के संविधान की मूल योजना और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए सरकार ने संसदीय प्रक्रिया से 2019 में नए आदेश जारी किए। यदि इसे एक राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति वाला कदम भी माने तो भी संविधान ने ही राष्ट्रपति या सरकार को इसकी संस्थागत शक्ति दे रखी है। देखना यह है कि शीर्ष अदालत इस विषय पर क्या रुख अपनाती है।